हेलो गाइस। आज हम लोग इकोनॉमी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन सा? पहला है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, तीसरा है इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, चौथा है सेलेक्टेड इशूज़ इन एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे और फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट है हम लोग का WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो स्मॉल थिंग्स पे डील करता है। फॉर एग्जांपल, जब इंडिविजुअल लेवल पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन के लेवल पे अगर हम लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। किसके पर्सपेक्टिव से हम लोग को पढ़ना है? इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है, एक पर्सन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूमर भी हो सकता है और वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल को हम लोग प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं और कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है अगला टर्म जो हम लोग का है वो है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या है? समथिंग विच इज़ फिजिकल एंड विजिबल फॉर्म, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो कि फिजिकल और विजिबल फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे, ठीक है। सर्विस क्या होता है? सर्विस नॉट प्रेजेंट इन द फिजिकल फॉर्म। जो सर्विस होता है वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। अब उसके बाद आता है डिमांड पे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डिमांड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस एंड इट्स प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस और क्वांटिटी के बीच का कोई भी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड बोलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? तो क्वांटिटी डिमांडेड सिंपल उसको बोलेंगे जब कोई कंज्यूमर विलिंग टू बाई, मतलब अगर कंज्यूमर का मन है, इच्छा है, वो लेना चाहता है कोई सामान, तब हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, ठीक है। मतलब वो कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर रहा है, ठीक है, कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी डिमांड में एक टर्म आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला? सिंपल चीज़ इसमें ये बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये बोलता है कि जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है कोई भी गुड्स और सर्विस का, किसका? गुड्स और सर्विस का जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इन्वर्सली रिलेटेड होगा किससे? प्राइस से, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, ये क्या बोला कि जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस का। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो डिमांड होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं कपड़ा है, ठीक है, कोई भी क्लॉथ जो है अगर उसका प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो कंज्यूमर जो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, हम और आप, कोई भी जो होगा वो उसको खरीदने का कम कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका इनकम उतना ग्रोथ तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो कम खरीदे, ना खरीदे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या बोलता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस का जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान ये देना है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मान लेते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, ठीक है, तो करोड़पति हैं तो उससे क्या हो जाएगा? वो तो आप खरीद लोगे, आपको महंगा हो या सस्ता हो डजेंट मैटर आपके लिए, है ना। इसीलिए क्या बोला गया कि अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड, मार्केट से ही रिलेटेड एक टर्म जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स प्राइस। सिंपल है, जैसे डिमांड को हम लोग समझे थे वैसे ही सप्लाई के टर्म में समझना है। मतलब सप्लाई उसको बोलेंगे जब क्वांटिटी जो सप्लाई हम लोग कर रहे हैं वो और प्राइस के बीच का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रहा है और उसका जो प्राइस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, अब क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। क्या है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर जो है वो बेचने का उत्सुक है, मतलब वो बेचना चाहता है, उसका इच्छा है बेचने का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाई के, वो कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। राइट, अब उसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई पे आते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली ये बोलता है कि क्वांटिटी सप्लाइड टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है कि जो प्राइस है वो सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। अब इसको प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से समझना है। किसके पर्सपेक्टिव से? प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से। मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में कोई भी सामान, कोई भी मान लेते हैं कपड़ा का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, अगर कपड़ा का एक टी शर्ट का दाम जो है वो क्या हो रहा है, टी शर्ट का दाम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना चाहेगा? प्रोड्यूसर भी तो अपना डिमांड को ज़्यादा, मतलब वो सप्लाई करना चाहेगा। प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि उसका जो भी जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, इसीलिए वो मार्केट में क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या ध्यान देना है एक चीज़ को, कि अदर फैक्टर्स को यहाँ पे कांस्टेंट रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? कांस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट टर्म की तरफ। इसमें क्या है, मार्केट एंड मार्केट मैकेनिज्म। कि मार्केट क्या होता है और उसके मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों सेम चीज़ ही है, बट देखते हैं। मैकेनिज्म अंडर विच द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू रिजल्ट इन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या बोल रहा है, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है कि इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई के, जो अभी हम लोग डिमांड और सप्लाई पढ़े, तो इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई है किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। वो किसके साथ इंटरैक्ट होगा, वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करेगा। मतलब कि गुड्स जो है और सर्विसेज जो है उसके डिमांड और सप्लाई के बीच का इंटरेक्शन जो है वो क्या डिटरमाइन करेगा, मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो डिमांड और सप्लाई जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के नाम से भी बोला जाता है। कि अगर कोई पूछे कि मार्केट फोर्सेस क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि डिमांड और सप्लाई जो है वो मार्केट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है या फिर एक पॉइंट समझिए या फिर नोट्स के तौर पे समझिए। ये क्या है, हायर डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम सप्लाई ऑफ राइज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड है, हायर डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो है, अगर सप्लाई सेम रहता है तो उसके साथ क्या होगा, अगर डिमांड मान लेते हैं बढ़ गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो राइज कर जाएगा, है ना। डिमांड अगर डिमांड बढ़ रहा है तो जाहिर सा बात है, डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस तो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा ना, है ना। अगर सप्लाई को कांस्टेंट रखा गया है, क्या रखा गया है, सप्लाई को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। मतलब कि मान लेते हैं कि मार्केट में क्या था, मार्केट में खरीदार कितना था, मान लेते हैं खरीदार 10 जन था, ठीक है, 10 जन को 10 टी शर्ट खरीदना था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो सप्लाई 10 ही है,
क्या है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई को कांस्टेंट कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो डिमांड जो 10 लोगों का था वो उसको हम लोग बढ़ा करके 15 लोग कर दिए, ठीक है। अगर 15 पीपल डिमांड कर रहा है तो ये 10 टी शर्ट ही है, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो 10 टी शर्ट का जो प्राइस होगा, यहाँ पे जो प्राइस होगा वो इसके प्राइस से P1 का प्राइस P2 के कंपेरिजन में कम होगा, P2 कम होगा, P1 कम हो जाएगा, P2 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ देखें कि जैसे ही हायर डिमांड होगा और सप्लाई को क्या हम लोग रखेंगे, सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से प्राइस जो होगा वो राइज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। उसी तरह से हायर सप्लाई को बढ़ा रहे हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम डिमांड को सेम रखते हुए सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और डिमांड को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, डिमांड को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो मार्केट प्राइस होगा वो फॉल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, मतलब वो गिर जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझते हैं इसको, कि फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 10 टी शर्ट का डिमांड कर रहा है, राइट, 10 टी शर्ट का डिमांड कर रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल प्राइस होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सप्लाई को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब कि अब 10 ही लोग हैं, डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, और जो सप्लाई जो है उसको बढ़ा करके हम 15 टी शर्ट कर दिए, ठीक है, 15 टी शर्ट कर दिए। तो अब जो टी शर्ट का प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिमांड तो 10 ही लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 5 टी शर्ट एक्स्ट्रा है, तो 5 टी शर्ट को बेचने के लिए जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, सस्ते में ही बेचेगा, है ना। तो इसीलिए बाकी टी शर्टों का भी प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसा चीज़ जिसको हम लोग लार्जर टर्म में क्या देखा जाए, ठीक है, लार्जर एरिया में, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए, ठीक है, लार्जर एस्पेक्ट में देखा जाए। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एग्रीगेटेड एंड देयर बिहेवियर, ठीक है, मतलब एग्रीगेटेड इकोनॉमी और उसके बिहेवियर की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, टोटल करना, ठीक है, क्या करना, टोटल करना, सम अप करना, ठीक है, सम अप करना टोटल। जैसे कि सम अप में क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, नेशनल इनकम में जीडीपी हम लोग पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, ये फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर एग्रीगेटेड प्राइस में क्या हो जाएगा, जैसे सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो एग्रीगेटेड का मतलब क्या है कि कंट्री लेवल में सबको जोड़ रहे हैं, एग्रीगेटेड का मतलब होता है जोड़ना। अब बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर का मतलब होता है कि वो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सब इसी में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉडर एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो ये लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग नेशनल इनकम एंड अकाउंटेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।